नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम बात करेंगे गणित पेडागोजी की, यानी कि मैथ्स पेडागोजी की। क्या है पेडागोजी, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। हम सभी को बड़ी परेशानी होती है पेडागोजी के एग्जाम को लेकर। हम बात करेंगे गणित पेडागोजी की उन सभी पहलुओं की जो आपके काम आएगी आपके सी-टेट के एग्जाम में, आपके सुपर टेट के एग्जाम के लिए, आपके आर-टेट, एच-टेट के एग्जाम के लिए और डीएसएसबी के किसी और भी एग्जाम के लिए जो आपको अध्यापक बनने की तरफ ले जाती है। पेडागोजी एक साइंस है, एक विज्ञान है, जैसे कि आप समझते हैं। किसका? शिक्षण कौशल का। हम कैसे पढ़ाएं, बच्चा किस तरह से अच्छा पढ़े। मैथ पढ़ने की बात जब आती है गणित के बारे में तो एक अजीब सा भय हमारे मन में समा जाता है बचपन से ही। और ये भय मैथ को लेकर नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण में कोई कमियां जो रह गई है उसके कारण बच्चे के मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है। तो उसी पर चर्चा करने के लिए, उसी की बात करने के लिए कि हम ऐसा क्या करें, कैसे सीखें कि बच्चा अच्छे से सीख पाए, वो सब चीजें आपकी सी-टेट, आर-टेट, एच-टेट और सुपर टेट के एग्जाम में जो आती है, आज उन्हीं पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट। सभी इससे काफी भली भांति परिचित होंगे। हिंदी में बोलते हैं अवधारणा। क्या है अवधारणा? अवधारणा पर आपका कम से कम एक क्वेश्चन हर बार आ ही जाता है। ये सभी वो जरूरी चीजें हमने लिखी हैं जिनसे एक एक क्वेश्चन आता ही है। देखिए, आपके लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे। आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान से पढ़ते हैं आने वाले समय में आपके 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, बहुत आराम से आप कर सकते हो। बस आपको बेसिक अपना कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है। तो जैसे हमने कहा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो फिर से सवाल आ जाता है कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अवधारणा की। ये कोई परिभाषा में बंधा हुआ शब्द नहीं है। कॉन्सेप्ट, जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं या बच्चा सीखता है तो वो किस प्रकार से सीखता है, कहां कहां कमियां रह जाती है, एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करें अवधारणा के लिए। जैसे हम यहां कुछ अंक लिखें, कहीं भी ऐसा कुछ भी, और इनमें से फिर ऐसे कहीं भी लिखकर आप कुछ छाटने की बात करें, कुछ अंक छाटने हैं, तो हम बात करते हैं इनमें से ऐसे अंक लिख लो जो 2 से पूरा भाग चला जाता है। तो हम 2 से पूरे भाग वाले अंक कैसे ढूंढेंगे? तो 2, 4, ये 10, हम ऐसा कैटेगरी बना रहे हैं, ये 8, ये 6 और ये 12, ये 14, 16 और 18। तो हमने ये एक ऐसा समूह बनाया जो वे संख्या थी जो 2 से पूरी भाग हो गई। अब इसके अलावा हमने वो संख्या देखनी है जो 2 से भाग नहीं जाती, वो कौन कौन सी है। तो जो बच गई वो सारी क्या है, 2 से भाग नहीं जाती। जैसे 1, यहां पर और कोई संख्या 3, कोई और संख्या 5, 7, 9, 11, 15, 13, 17, ये सभी संख्याएं। ऐसा लिखने के बाद जब ये पूछा जाए बच्चों से कि इन दोनों में क्या फर्क है, तो हम आमतौर पर ये बता सकते हैं कि ये सब वो संख्याएं हैं जो 2 से पूरी भाग गई, ये सब वो संख्याएं हैं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती। फिर इसके बाद बताया जाए कि ये संख्या है, इसको एक नए नाम से पुकारा जाता है और इन्हें बोलते हैं सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। और ये वो संख्याएं हैं, इनको बोलते हैं विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। तो हम आपको सम संख्या या विषम संख्या नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है। तो जब किसी बिखरी हुई जानकारी में से चीजों को इस तरह से लाया जाता है, ये कहलाता है कॉन्सेप्ट, कि हमने शुरुआत कैसे की बच्चों को देने की। जैसे एक और छोटे से एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। आपके पास कुछ संख्याएं लिखी हुई है और अभी बात करते हैं कि उनमें हम किसी तरह से वर्गीकरण करें, क्लासिफाई करें कि ये संख्या किस किस तरह की है। जैसे एक और जगह हमने कुछ लिखा इस तरह से, और फिर कुछ और जगह एक जगह लिखा जहां हमने कहा कि ओके छोड़ देते हैं, कुछ और भी संख्याएं हो सकती है, एक ये लिख दिया। तो
तो यहाँ हम इन दोनों तीनों वर्गीकरण में कुछ खास ढूंढते हैं, बात करते हैं कुछ खास ढूंढने की। 2, 3, 5, 7, 19 इस तरह से हम यहाँ ढूंढ रहे संख्याओं में, और फिर हम बात करें कि इनमें क्या अलग है, ये संख्याएं इनसे किस प्रकार से अलग है। अब यहाँ ये विषम है लेकिन बीच में एक सम संख्या आ गई, यहाँ सब संख्याएं लेकिन बीच में विषम आ गई, इसका मतलब ये सम संख्या और विषम संख्या का वर्गीकरण तो है नहीं। तो यहाँ ढूंढने की कोशिश की जाए कि यहाँ क्या चल रहा है। तो फिर बात करते हैं कि 2 किस किस से भाग हो जाता है, 2 किस किस से विभाजित होता है। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो इनके गुणनखंड ढूंढे, इनके भाजक ढूंढे कि इनके किसके कितने भाजक है। तो हम देख पाएंगे कि 2 का भाजक 1 होता है और 2, 3 के भाजक 1 होता है और 3, 5 का भाजक 1 होता है और 5, भाजक मतलब डिवाइजर 1 और 7, 19 में भी 1 और 19। इसी प्रकार यदि इनके भाजक ढूंढें, इसको हम अलग से लिख देते हैं, तो यहाँ इसका भाजक 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। 1, 2, 3, 6, 1, 2, 4, 8, 1, 3, 9। इस प्रकार हम सबके भाजक लिखें तो हम पाएंगे कि हमने जो वर्गीकरण किया वो कैसा किया। यहाँ वो सभी संख्याएं हैं जिनके केवल 2 भाजक हैं, और यहाँ वो संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के ज्यादा भी मिल सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ज्यादा भी भाजक मिलेंगे। इसके भाजक 1 भी है, डिवाइजर, जो इसे पूरा पूरा भाग कर दे। 2, 3, 6, 9, 18। तो हमने 2 तरह के नंबर बांट दिए, एक वो जिनके 2 भाजक हैं और एक वो है जिनके 2 से ज्यादा भाजक हैं। फिर हम बात करें कि जिसके 2 भाजक है, इन संख्याओं को एक और नाम से जानते हैं और उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। और जिनकी 2 से अधिक भाजक है उनको बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। और ये ऐसी संख्या है जिसके ना 2 भाजक है ना 2 से अधिक है। तो ये क्या हुआ, ना ये प्राइम है ना कंपोजिट है, ना ही तो भाज्य है ना अभाज्य। जब इस तरह से हम बात करते हैं इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट, यही है अवधारणा। तो अवधारणा की जो हम बात कर रहे थे, अवधारणा है क्या। तो किसी भी विषय को जो हम सिखाते हैं, सीखते हैं बच्चों के साथ, तो एकदम सीधा बोलते हैं डेफिनेशन कि प्राइम ये होता है जिसके 2 होते हैं, तो वो अवधारणा को सुदृढ़ नहीं करता। तो बच्चों को जो सिखाने का सही ढंग है उसको परिभाषा रटवाना नहीं, वो कैसे ऐसी चीजों में से लाके अवधारणा स्पष्ट करनी होती है, ये अवधारणा की बात हुई। तो जहां भी किसी विषय की बात आती है, किसी प्रश्न को लेकर, तो एक सवाल आपका एग्जाम में अवधारणा का आता ही आता है। हम अगली कक्षाओं में उन सवालों के साथ बात करेंगे कि प्रश्न के अनुसार से कि ये किस तरह से अवधारणा को स्पष्ट करने वाला सवाल है। एक और बहुत जरूरी चीज है जिसे हम बात करते हैं, हायर एम, नैरो एम, टॉल शेप। 3 चीजें हैं, बड़ी मिलती जुलती है, बहुत कंफ्यूजिंग है, और इससे आपका सवाल भी गलत होता है, बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग का है। तो हम ये देखें हायर एम क्या है। तो ये बड़ा थोड़ा असमंजस में रहता है कई बार जब बच्चा, क्योंकि मिलती जुलती चीजें। हायर एम का मतलब कि जैसे मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ये आपके जीवन के हायर एम हो सकते हैं। हम बात गणित की कर रहे हैं, बच्चे के स्तर पर, गणित के स्तर पर। यहाँ हायर एम, नैरो एम और टॉल शेप, इन सब के क्या मीनिंग है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, हायर एम यानी कि उच्चतर लक्ष्य। गणित शिक्षण में एनसीएफ जो बोलता है, ये सारी वो बातें जो एनसीएफ के द्वारा कही गई, एनसीएफ पर आपका क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप एनसीएफ 2005 जरूर पढ़ें, उसमें से क्वेश्चन हम कराएंगे। अगली कुछ कक्षाओं में आप बात करेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरह से उन क्वेश्चन को एग्जाम में अच्छे से हल किया जाता है। तो एनसीएफ कहता है बच्चे को गणित करवाने के लिए जिन जिन बातों की बात की गई उनमें से ये भी है, वो कहते हैं गणित में शिक्षण के अंदर हायर एम की बात होनी चाहिए। गणित शिक्षण में, मैथ पेडागोजी के अंदर नैरो एम, टॉल शेप। तो नैरो एम और हायर एम 2 वर्ड जो यूज किए हैं एनसीएफ 2005 ने, वो किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। देखें, हायर एम का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी ऊंची पदवी को पा जाऊं, या हायर एम का मतलब ये नहीं कि वो बड़े बड़े सवाल करने लग जाए, नहीं। हायर एम का मतलब है यहाँ उच्चतर लक्ष्य लेके एक सवाल से बात करते हैं। जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहा है बच्चा, हम गणित सीख रहे हैं, वो गणित क्यों सीख रहा है। यदि पेडागोजी की बात लेते हैं,
आप पेडागोजी जैसे क्यों सीख रहे हैं? अगर आपका पेडागोजी सीखने का, समझने का केवल मकसद इतना है कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाए और मैं किसी तरह से नौकरी लग जाऊं, ये हमारा नैरो एम है, ये जनरल बात में कर रहा हूं, तो ये संकुचित लक्ष्य हुआ। लेकिन अगर मैं इसलिए पेडागोजी सीख रहा हूं ताकि मैं एक अच्छा अध्यापक बनूं, मैं बच्चे को अच्छे से शिक्षण करवा सकूं, बच्चा मेरी क्लास में मनोरंजक तरीके से सीखे और वो लगे कि हाँ इसने बहुत अच्छे से सिखाया, तो जब मैं इस तरह की विचारधारा रखूंगा, वो मेरे लक्ष्य होंगे कि मुझे बच्चे को अच्छे से सिखाना है और मैं इसलिए पेडागोजी पढ़ रहा हूं, इसलिए पेडागोजी सीख रहा हूं ताकि मैं शिक्षण को अपने को सुधार सकूं, ये मेरा हायर एम है। लेकिन अगर मेरा एम सिर्फ टेस्ट क्वालिफाई करना है तो ये क्या हुआ? नैरो एम। मुझे लगता है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नैरो एम और हायर एम क्या है। जैसे हम कुछ सवाल करते हैं, छोटे बच्चे को आपने जमा घटा सिखाई, अगर आप सिर्फ प्लस माइनस इसलिए सिखा रहे हैं कि इसे 4th या 5th क्लास के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 10 में से 4 क्वेश्चन सही करने हैं, तो ये क्या हुआ? ये उसका नैरो एम हुआ। लेकिन हम किस लिए सिखा रहे हैं? बच्चा गणित क्यों सीखे? ताकि वो जीवन में व्यवहारिक रूप से उसे अच्छे से कर सके, या कहें कि जो चीज उसने अपने इस लेवल पे सीखी है वो अगली क्लास में या किसी और विषय के साथ उसका समायोजन करके प्रयोग कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके, उसमें वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। ये आपका हायर एम है। कुछ क्वेश्चन से हम फिर क्लियर करेंगे, एक साथ अगली क्लास में क्वेश्चन लेंगे आपके साथ, उनसे बात करेंगे। तो ये हुई हायर एम और नैरो एम। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी चीज बचती है, टॉल शेप क्या है? तो टॉल शेप का मतलब ये नहीं कि जिसका साइज बड़ा है या कोई बड़े बड़े सवाल करना है, नहीं। टॉल शेप क्या है इसकी बात करते हैं। टॉल शेप क्या कहलाता है? एनसीएफ 2005 कहता है गणित शिक्षण में उच्च आकार, मतलब टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स की बात की गई है कि गणित का उच्च आकार। तो यहाँ उच्च आकार का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब हायर क्लासेस तक पढ़ते हैं, नहीं। उच्च आकार का मतलब है अवधारणा का एक के साथ दूसरी का अटैच होते हुए जाना, जैसे स्टेप बाय स्टेप आप जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो उच्च आकार का मतलब है गणित शिक्षण में चीजें इस तरह से सीखी और सिखाई जानी चाहिए जिससे हमने एक चीज सीखी उसका प्रयोग करते हुए दूसरी। जैसे आप कोई सवाल करते हैं, आपने मान लीजिए आपने चतुर्भुज का आपको या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, तो पहले कहीं ना कहीं हमें समझ होनी चाहिए कि समचतुर्भुज क्या है, क्या अंतर है समचतुर्भुज में और वर्ग में, और उसके बाद क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है। एक दूसरे से चीजें आगे बढ़ते हुए सीखें। या कहें कि ऐसे एक बच्चे को आपने देखा कि वो भाग के सवाल गलत कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है उसे भाग करनी नहीं आती है, तो उसके पीछे क्या कारण है? उसे जमा घटा का ज्ञान अच्छे से ना होना, उसे गुना का ज्ञान अच्छे से ना होना। तो मतलब पहले उसे जमा घटा सिखाएंगे, फिर गुना भाग सीखेगा, तब जाके वो किसी और शाब्दिक समस्या में उसका प्रयोग कर पाएगा। इस तरह से जब हम स्टेप बाय स्टेप सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, यही स्टेप बाय स्टेप सीखना उसका कहलाता है टॉल शेप। तो हम कहते हैं मैथमेटिक्स में जो शिक्षण है, जो सिखाना है, वो टॉल शेप होना चाहिए कि उसका एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरा कंसेप्ट बिल्डअप होता हुआ चले जाए। तो कॉन्सेप्ट और इसको लेके ये सारे आपस में मिले हुए हैं। क्वेश्चन में किस प्रकार से यूज करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके बारे में। तो हम जो बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, अवधारणा की, तो एनसीएफ 2005 के अंदर ये सारी बातें हैं कि कॉन्सेप्ट, हायर एम, नैरो एम, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके प्रश्नों के रूप में आपको आएगी। तो करते हैं अगली क्लास में इससे संबंधित और बातें, फिर मिलते हैं।